नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। त्रिनेत्र माइंड आइस में आपका स्वागत है। और आपका जो क्लास चल रही है वो सेल ऑर्गेनल कोशिकांग के बारे में चल रही है। और आज आपकी ये लास्ट कोशिकांग आपका बचा है। सेल ऑर्गेनल आपका लास्ट बचा है। देन उसके बाद में प्लांट और एनिमल सेल दोनों के बारे में डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों में क्या क्या अंतर है। और फिर आपका एक टॉपिक इसमें बचेगा कोशिकांग में, आपका सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से फेसेस उसमें होते हैं, वो सारी चीजें रहेंगी। और इसी के साथ आपका साइटोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप आइए, इसमें आपका लास्ट कोशिकांग बचा है, सेल ऑर्गेनल बचा है। और वो क्या है आपका, और लगभग मुझे लगता है ये 12वां है, देख लीजिएगा कौन सा है। 12वां है आपका सेंट्रोसोम। और इसी में एक चीज आप देखेंगे, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इसको बोलते हैं हिंदी में तारक काय, तारक काय बोला जाता है। और इसको बोला जाता है तारक केंद्र, तारक केंद्र इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। और ये आपका लास्ट कोशिकांग है। और इसके बाद में फिर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या अंतर है वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, आइए चलिए यहाँ पे देखते हैं ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल आखिरकार है क्या। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम ये माइक्रोट्यूबुल्स है, माइक्रोट्यूबुल्स है, यानी कि ये सूक्ष्म नलिकाएं हैं, सूक्ष्म नलिकाएं। ये क्या है, ये माइक्रोट्यूबुल्स हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक ट्यूब आपने ली, ये ट्यूब है, ये आपने ली। और इस ट्यूब को लेने के बाद में आप इसके कम से कम कितने टुकड़े करें, आप 100 पीस इसके कर दीजिए, 100 पीस इसके कर दीजिए। और 100 पीस करने के बाद में जब इसका जो एक टुकड़ा जो निकल के आएगा, वही टुकड़ा आपका क्या क्या कहलाता है, ट्यूबुल कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्यूबुल ये कहलाता है, नलिका कहलाता है, नलिका कहलाता है। यानी कि कोई भी आपने एक ट्यूब ली, कोई भी ट्यूब में आप 100 हिस्से कर दीजिए, और 100वां हिस्सा जो कहलाएगा, यानी या फिर हर एक टुकड़ा जो कहलाएगा वो आपका ट्यूबुल्स कहलाएगा, नलिका कहलाएगा। तो ये सेंट्रोसोम है क्या, ये माइक्रो ट्यूबुल्स हैं, सूक्ष्म नलिकाएं हैं। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई। तो ये जो माइक्रो ट्यूबुल्स है, सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये आपका क्या है, ये आपकी सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम आपकी ये कहलाती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल क्या है कि ये भी आपके माइक्रोट्यूबुल्स हैं, ये भी आपके माइक्रोट्यूबुल्स हैं। और माइक्रोट्यूबुल्स हैं, और ये इतनी छोटी होती है कि अब जब आप माइक्रोस्कोप से, जब आप इसको देखोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तब आपको दिखाई देंगे, बहुत छोटी छोटी आपकी ये ट्यूबुल्स होती है। ठीक है ना। तो ये आखिरकार सेंट्रोसोम बनता कैसे है, ये सेंट्रोसोम कैसे बनता है, बात ये आती है, सेंट्रोसोम बनता कैसे है, कैसे बनता है। देखिए, जब दो सेंट्रोसोम, दो सेंट्रियोल आपस में मिलकर सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं, सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दो सेंट्रियोल जब आपस में जुड़ते हैं तब वो आपका किसका निर्माण करते हैं। और दो सेंट्रियोल जो जुड़े होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे जुड़े होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर ये जुड़े होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं आपस में। तो दोबारा से देख लीजिए, सेंट्रोसोम तारक का है, और सेंट्रियोल जो है वो सेंट्रियोल जो है आपका वो तारक केंद्र कहलाता है। दोनों आपका माइक्रोट्यूबुल्स है, सूक्ष्म कणिकाएं हैं, और सूक्ष्म नलिकाएं हैं। और ये सूक्ष्म नलिकाएं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल कहलाती है। और कैसे बनता है ये, कैसे बनता है ये आपका दो सेंट्रियोल आपस में मिलकर के एक सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। तो ये किस तरीके से करते हैं, ये देखिए, ये आपकी कुछ इस तरीके से, ये एक आपका एक सेंट्रियोल हो गया। ये क्या है, ये एक सेंट्रियोल है, ये एक सेंट्रियोल है। और इसी से 90 डिग्री के एंगल पर एक सेंट्रियोल और आपस में जुड़ा रहता है। और ये कितना एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये एक सेंट्रियोल, ये है, ये एक सेंट्रियोल है। तो दो सेंट्रियोल मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, ये सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। ये बात आप लोगों की समझ में आई। सेंट्रोसोम
तारक का है या सेंट्रोल तारक केंद्र, ये माइक्रोट्यूबुल्स हैं और ये माइक्रोट्यूबुल्स मिलकर के ही आपका क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम बनाते हैं। सेंट्रोसोम कैसे बनता है, सेंट्रोल आपस में मिलकर के एक सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है कि देखो ये आपकी एक सेंट्रियोल है, ये आपकी एक सेंट्रियोल है, और इस पूरी होल स्ट्रक्चर की अगर आप बात करोगे, ये पूरी जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरी स्ट्रक्चर आपकी कहलाती है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम कहलाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये तारक काय कहलाती है, पूरी एक जो स्ट्रक्चर है। अब इसका फंक्शन क्या है, क्या क्या काम आएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बस आपको इतना समझना है कि दो सेंट्रियोल मिलकर के एक सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं, और ये जो सेंट्रियोल जो है, ये सेंट्रियोल एक प्रोटीन से बना होता है। ये जो सेंट्रियोल है, ये जो सेंट्रियोल है एक प्रोटीन से बना होता है, एक प्रोटीन है उससे बना होता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है ये। ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये बना होता है। बात समझ आ रही है। तो ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल एक प्रोटीन से बना होता है, वो प्रोटीन का नाम क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रियोल आखिरकार किसका बना होता है, प्रोटीन के बने होते हैं, कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये बना होता है। तो ये वाली बात आप लोगों के समझ में आ गई। अब बात आती है कि साहब ये जो सेंट्रियोल है या सेंट्रियोल सेंट्रोसोम है, ये दोनों के दोनों ये कहां प्रेजेंट होते हैं, ये कहां उपस्थित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ये दोनों ऑलवेज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर ही ये प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। और एक पॉइंट डालकर नीचे लिख लीजिएगा कि प्लांट सेल में ऑलवेज एब्सेंट। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही सेंट्रोसोम ना ही सेंट्रियोल, दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। ह्यूमन बॉडी हो या कोई भी जंतु है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पोर्शन आप लोगों की समझ में आया, ये चीज। तो अब बात आती है, आप तो सेंट्रोसोम समझ में आ गया, सेंट्रियोल समझ में आ गया, अब बात आती है आखिरकार इनका फंक्शन क्या है, कब इसका काम आता है, किस स्थिति में इसको हम बोलेंगे, या फिर सेल के अंदर आखिरकार इनका फंक्शन क्या है। तो अगला हेड डाल लेंगे फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। बात समझ आ रही है। तो हेडिंग डालेंगे आप वर्क ऑफ सेंट्रोसोम या फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। तो आगे आपकी हेडिंग है फंक्शन या वर्क ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के वर्क के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे लास्ट में पढ़ाने का एक ही पर्पस था, क्योंकि इससे अगला जो चैप्टर पॉइंट जो चलेगा आपका साइटोलॉजी का लास्ट, सेल डिवीजन। तो इसका सेंट्रोसोम का और सेंट्रियोल का ये आपका डायरेक्ट रिलेशन रखता है। जब कोई भी एक कोशिका दो नई कोशिका में विभाजित होती है तो उस स्थिति में ही सेंट्रोसोम काम आता है। तो आप हेडिंग डाल लेंगे वर्क ऑफ सेंट्रोसोम, वर्क ऑफ सेंट्रोसोम। तारक काय का कार्य क्या है, बात समझ आ रही है। तो ये तारक काय का कार्य तब आता है जब कोई सेल डिवीजन हो रहा होता है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का क्या मतलब है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, जब कोशिका विभाजन होता है तो उस स्थिति में सेंट्रोसोम अपना वर्क करता है। बात समझ आ रही है। तो या फिर बोल सकते हैं कि ये जो सेल डिवीजन के समय ये सेंट्रोसोम हेल्पर की तरह काम करता है, सहायक की तरह काम करता है। जब वो एक सेल दो नई सेल में खुद को डिवाइड करती है तो डिवीजन के समय सेंट्रोसोम ही सहायक होता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो एक चीज देखिएगा कि जब कभी भी सेल डिवीजन होता है या कोशिका विभाजन जब होता है तो ऐसी स्थिति में कोशिका विभाजन के समय आप एक चीज देखते होंगे कि कोशिका विभाजन का पर्पज ही है कि हमारे जो गुणसूत्र है, हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, उनका भी डिवाइडेशन करना। यानी कि सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होते हैं। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, गुणसूत्र भी डिवाइड होते हैं। जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होते हैं, क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होते हैं। ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। और मेन वर्क, मेन काम आपका यही है
सेल थ्योरी का, वो सेल डिवीजन का, कोश का विभाजन का, कि साहब कोश क्रोमोसोम्स को डिवाइड करना है। ये क्रोमोसोम्स क्या है, ये जेनेटिक करैक्टर को लेके जाने वाले हैं, यही डीएनए है। मैंने हिस्टोप्रोटीन सारी चीजें मैंने आपको बताई है क्रोमोसोम्स के बारे में। तो ये जो सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स का भी डिवाइडेशन होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम क्या काम करता है, जब जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो क्रोमोसोम्स का भी डिवाइडेशन करता है। तो जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो ऐसी स्थिति में जो सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम क्या करता है, ये सेंट्रोसोम ये खुद को खोल देता है, ओपन कर देता है, ओपन कर देता है ये खुद को। कैसे ओपन कर देता है कि देखिए, जब सेंट्रोसोम, जब आपको पता है दो सेंट्रियोल से मिलकर बना है, ये दो सेंट्रियोल से मिलकर बना है, दो सेंट्रियोल से मिलकर बन रहा है। यानी कि स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, और इस तरीके से ये भी कनेक्टेड है, तो ये आपके कनेक्टेड है। तो ये जो सेंट्रियोल है, ये जो सेंट्रियोल है, ये आपस में खुल जाते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एट द पीरियड ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोसोम अपने आप को खोल देता है, और ये क्या बोलते हैं, इसकी अलग अलग क्या होती है, इसकी अलग अलग ये डिवीजन होते चले जाते हैं। ये अलग, एक सेंट्रोल अलग आ गया और दूसरा सेंट्रोल ये अलग आ गया। तो इस तरीके से सेल डिवीजन के समय ये दोनों ओपन हो जाते हैं। और ओपन होने के बाद ये क्या करते हैं, जब ये ओपन हो जाते हैं तो ओपन होने के बाद ये क्रोमोसोम्स में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। क्रोमोसोम्स में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, यानी कि सिकुड़न पैदा करते हैं, सिकुड़न पैदा करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। तो देखिए, मैं एक सेल डिवीजन, एक सेल का डायग्राम मैं आपको बना रहा हूं, तो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो रहा है और क्रोमोसोम्स कैसे सिकुड़ रहे हैं, ये बात आप जानिए। तो देखिए, ये देखिए आप, ये एक सेल है, सेल है। इससे पहले ये सेल ये थी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर पेयर्स में ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स है, गुणसूत्र है पेयर में। बात समझ आ रही है, ये गुणसूत्र पेयर में है। और जब डिवाइडेशन होता है तो इसके अंदर दो पोल का निर्माण हो जाता है, और ये जो दो पेयर हैं, ये एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। बात समझ आ रही है। और ये क्या है, ये दो ध्रुव बन जाते हैं, टू पोल्स बन जाते हैं, एक ये और एक ये पोल्स बन जाते हैं, यानी कि ध्रुव का निर्माण हो जाता है, ध्रुव बन जाते हैं। ये जो है, ये क्या है, सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल यहां है, एक सेंट्रियोल यहां पर है। तो ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेंगे, सिकुड़ने का काम करेंगे। तो यानी कि ये एक इधर की तरफ जाएगा, एक इधर की तरफ आएगा, एक ये इधर की तरफ आएगा, एक ये इधर की तरफ आएगा। तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ने का काम पैदा कर रहा है सेंट्रियोल। तो ये पोल्स का निर्माण हो रहा है। ये पोल्स का निर्माण कौन कर रहा है, ये पोल्स का निर्माण जो कर रहे हैं वो आपके सेंट्रियोल कर रहे हैं। क्योंकि सेंट्रोसोम तो आपका क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम जब दो आपस में मिलते हैं तब सेंट्रोसोम कहलाता है। जब वो सेंट्रोसोम अपने आप को खोल देता है तो जाहिर सी बात है सेंट्रियोल कहलाएगा। तो सेंट्रियोल ये क्या करता है, ध्रुव, दो ध्रुव बना देता है। दो ध्रुव बनने के बाद में क्या होता है, इस ध्रुव से, तो इस सेंट्रोसोम के अंदर से क्या मिलता है, स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर निकलता है। और ये जो स्पिंडल फाइबर है, यही स्पिंडल फाइबर ही कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, ये अपनी ओर खींचने का काम करता है। ये फाइबर है, जैसे कि मछली होती है, मछली को पकड़ने के लिए जाल डाला तो वो खिंच के, मतलब जब मछली जाल में फंस जाती है, या किसी भी एक धागे को डालते हैं, जो प्लास्टिक का धागा जो होता है उसको हम डालते हैं तो मछली उसमें फंस जाती है तो हम खींचते हैं अपनी तरफ। तो इसी का तरीके से कुछ फाइबर्स इसके अंदर से निकलते हैं और इस क्रोमोसोम्स को अपनी ओर खींचने का ये काम करता है। तो जब ये अपनी ओर खींचने का काम करेगा तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर पैदा हो रहा है। तो स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, कहां से निकलते हैं, सेंट्रियोल से निकलते हैं, सेंट्रियोल से निकलते हैं। और सेंट्रियोल से निकल के, और ये क्या करता है, ये स्पिंडल फाइबर क्या करता है, इसके थ्रू ये
स्पिंडल फाइबर के थ्रू सेंट्रियोल क्या करता है, क्रोमोसोम्स को अपनी ओर खींचने का काम करता है। क्रोमोसोम्स को अपनी ओर या इधर लिख लेंगे पोल्स की ओर, किसकी ओर, पोल्स की ओर, ध्रुव की ओर, अपनी ओर खींचने का काम करता है या अपनी ओर खींचता है। और जैसे अपनी ओर खींचेगा तो फिर ये डिवाइडेशन हो जाएगा, तो एक आपका क्या बोलते हैं एक पेयर क्रोमोसोम्स इधर चले जाएंगे, एक पेयर क्रोमोसोम्स इधर चले जाएंगे, और इस तरीके से आपका ये डिवाइडेशन हो जाएगा। और जब डिवाइडेशन होता है तो ये आपस में यहां से डिवाइडेशन होता है, एक पार्ट इधर चला जाएगा, एक पार्ट इधर चला जाएगा, इसका बीच में से डिवाइडेशन होता है, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, तो आधा ये आया, आधा ये आया, आधा ये, आधा ये, तो इसके अंदर जो निकल के आएंगे आपके 4 पेयर क्रोमोसोम्स इसमें होंगे और 2 पेयर क्रोमोसोम्स इधर होंगे, 2 पेयर क्रोमोसोम्स इधर होंगे। तो जब क्रोमोसोम्स के साथ सेल डिवीजन होता है तो गुणसूत्र का ही डिवाइडेशन होता है, गुणसूत्र के डिवाइडेशन के पीरियड में ही आपका ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल काम करता है। बात समझ आ रही है? तो ये था आपका सेंट्रोसोम का फंक्शन, सेंट्रियोल का फंक्शन। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपका जो ये यहां तक आपका जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनल है, वो कंप्लीट आपका होता है। और इसमें अगला जो पॉइंट है आपका, वो आपका पॉइंट है प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूं, वो आप लिखते चलिएगा, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर, ये आपको करना है। तो एक पॉइंट है आपका, इसको आप करेंगे। देखिए, एक तरफ डाल लेंगे आप प्लांट सेल डाल लीजिए या पादप कोशिका, और दूसरी ओर डाल लीजिए एनिमल सेल और प्लांट सेल। इन दोनों में डिफरेंशिएट आपको करना है। ओके, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। तो सबसे पहले पॉइंट, मैं आपको डिफरेंसेस बता रहा हूं, ये टोटल डिफरेंसेस मैं आपको बता चुका हूं। जितना भी कोशिकांग है, हर कोशिकांग के मतलब जितने भी कोशिकांग हैं, हर एक में मैंने ये जितना भी मैं आपको बताऊंगा, जितने भी कोशिकांग मैंने आपको पढ़ाए हैं, सबका डिफरेंसेस मैं आपको बता चुका हूं अलग अलग तरीके से। बस यहां पर आप क्लासिफाई कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस लिख लीजिए। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल क्या होता है? सब प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, यानी कि कोशिका भित्ति यहां उपस्थित होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होती है, यानी कि अनुपस्थित होती है। एक पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस आपका ये है कि प्लांट सेल का जो साइज और शेप है, वो आपकी फिक्स होती है, फिक्स्ड है। क्यों फिक्स है? सेल वॉल के कारण ये आपकी फिक्स होती है। यहां पे देखेंगे इसको, यहां पर साइज और शेप, यानी कि आकार और आकृति, साइज एंड शेप क्या होती है? ये होती है इनरेगुलर होती है, अनियमित होती है। क्या होती है? इनरेगुलर होती है। इनरेगुलर यानी कि अनियमित होती है। शेप, साइज और शेप इसका कैसा होता है? इनरेगुलर होता है, अनियमित होता है। क्यों होता है साहब? ये इस वजह से होता है क्योंकि आपकी ह्यूमन बॉडी है, आपकी ह्यूमन बॉडी की आंख, आईज है, कान है, हेयर है, आपका हैंड्स है, फिंगर्स है, हथेली है, आपकी आर्म्स है, एल्बो है, तो हर एक पूरी होल बॉडी के अंदर सेल्स हैं। तो जैसी शेप वो आपके ऑर्गन की होती है, अंग की होती है, उसी तरीके से सेल अपना आकार बना के रखती है। आंख का, आईज का शेप अलग होगा, आईज की सेल अलग होगी, ईयर की सेल अलग होगी, हैंड की सेल अलग होगी, और आपकी एल्बो की सेल अलग होगी। एल्बो की सेल अलग होगी। यानी कि जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल हैं, जितने भी आपके ऑर्गन हैं, बॉडी ऑर्गन है, उसी के आधार पर इस एनिमल सेल का साइज
होता है, यानी कि इनरेगुलर होता है, अनियमित होता है। लेकिन आपका जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल का जो साइज और शेप है वो फिक्स होता है, क्योंकि सेल वॉल हार्डेस्ट पार्ट है आपका। सेल वॉल क्या है? ये हार्डेस्ट पार्ट है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे कठोर पार्ट है ये। क्यों है? क्योंकि इसमें ये 0% वाटर होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर 0% वाटर होता है, सबसे कठोर पार्ट है सेल वॉल। जिस तरीके से तना बढ़ता चला जाता है उसी तरीके से ये रहता है। एक डिफरेंस और लिखेंगे आप इसमें। एक डिफरेंस क्या है? तीसरा। तीसरा डिफरेंस आपका इसमें यह है कि इसका जो शेप होती है, इसकी जो शेप होती है ये रेक्टेंगुलर होती है। रेक्टेंगुलर होती है। जैसे कि किस तरीके से रेक्टेंगुलर होती है? कुछ इस तरीके से इसकी शेप आपको देखने को मिलती है, कुछ इस तरीके से इसकी शेप रहती है। बात समझ में आ रही है? कुछ इस तरीके से आपकी शेप देखने को मिलती है। अभी आज आपका जो आज आपकी जो क्लास आएगी तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्लांट सेल और एनिमल सेल है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो जो आउटर लेयर है वो मैं इसको यहां बना के दिखा देता हूं। ये कुछ इस तरीके से होती है। ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये आपकी रेक्टेंगुलर शेप में होती है। ठीक है ना? तो रेक्टेंगुलर शेप में होती है और इसमें जो इसकी शेप रेक्टेंगुलर होती है, इसको एक डिफरेंस आपका ये हो गया और इसको मैं हटा रहा हूं, ये आपका प्लांट सेल का डायग्राम है। ठीक है ना? तो और इसकी अगर आप बात करोगे, इसकी शेप मोस्टली कैसी होती है? इसकी जो शेप होती है वो शेप होती है लगभग आपकी कैसी? आपका राउंड शेप होती है। राउंड शेप, अमूमन राउंड शेप आपकी होती है। बात समझ आ रही है? राउंड शेप इसकी होती है और बात समझ में आ रही है? राउंड शेप इसकी होती है और या फिर बोलते हैं स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल होती है। तो राउंड शेप कैसे तरह? इस तरीके से आपकी शेप, लगभग अमूमन इस तरीके की शेप आपको देखने को मिलती है। यहां तक बात आप लोगों के समझ में आई? इसकी शेप रेक्टेंगुलर होती है और इसकी जो शेप होती है वो आपकी राउंड राउंड या स्फेरिकल शेप होती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है, आगे पॉइंट कर लीजिए, आगे पॉइंट कर लेते हैं। नंबर 4, फोर्थ नंबर पे, ये देखिए इसका ये चौथा डिफरेंस आ रहा है। इसमें जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है यानी कि जो केंद्रक है वो कहां होता है? किनारों पर होता है। किनारों पर होता है, या इसको हम बोल देंगे कि पेरिफेरल्स होता है। पेरिफेरल्स होता है। पेरिफेरल्स होता है। समझ में आ रहा है? किस तरीके से? क्यों होता है? क्योंकि इसका वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। वैक्यूल का साइज कैसा है? लार्ज है। कैसे? तो जब इसका डायग्राम आप बनाओगे कुछ इस तरीके से, तो ये आपकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हो गई, तो वैक्यूल हो गया ये साइज में। तो जब वैक्यूल होता है तो ये किनारे पे शिफ्ट हो जाता है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है। बात समझ में आ रहा है? ये एम्प्टी स्पेस है। तो यहां पे जो इसका जो न्यूक्लियस है वो सेल के कॉर्नर में शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू वैक्यूल का साइज बड़ा होने के कारण। लेकिन यहां पर जो न्यूक्लियस होता है, यहां पर जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक आपका कहां होता है? ये सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका के सेंटर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो वैक्यूल है वो छोटा होता है। वैक्यूल कैसा है? ये स्मॉल है, साइज में छोटा है। तो देखिए आपका ये हो गया, जस्ट सेंटर में आपका ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जस्ट सेंटर में होता है और साइड से इसका ये वैक्यूल होता है। साइड में क्या होता है? वैक्यूल होता है। तो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये डिफरेंस आपके समझ में आया?
कि न्यूक्लियस की लोकेशन कहाँ है साहब, ये कॉर्नर पे होता है सेल के, ये जस्ट सेंटर में आपका ये होता है। तो एक डिफरेंस आपको ये देखने को मिला, और एक डिफरेंस आपका यहीं पे है, इसी में मैंने आपको बता भी दिया है। पांचवा लिख लीजिएगा आप, क्या कि इसका जो वैक्यूल है, वैक्यूल क्या होता है, साइज में लार्ज होता है, बड़ा होता है, और इसका जो वैक्यूल है, इसका जो वैक्यूल है साइज में कैसा होता है, स्मॉल होता है। एक डिफरेंस आप ये लेके चलिएगा। तो टोटल आपके कितने डिफरेंसेस हो गए, ये आपका वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, इसका वैक्यूल का साइज छोटा होता है, ये आपका डिफरेंस हो गया। बात समझ आ गई। और आगे डिफरेंसेस देख लीजिए, आगे डिफरेंसेस क्या क्या है। एक डिफरेंस और होता है क्या कि साहब ये अपना भोजन, प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इसका अगला जो डिफरेंस है, ये कैसे होते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी है। और एनिमल सेल में ये कैसे होते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं, यानी कि शायद लाइट चली गई है, तो अभी थोड़ा सा लाइट का इशू हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा पॉज करना पड़ा। तो आप, हमारा जो पॉइंट चल रहा था 6 नंबर पर, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट सेल जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्लांट यानी कि स्वपोषी होते हैं, और ये जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि परपोषी होते हैं, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम लोग कैसे हैं, परपोषी है, हम लोग दूसरों पर निर्भर है, और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एक अगला डिफरेंस इसी से जुड़ा हुआ है, अगला डिफरेंस क्या है कि इनका जो स्टोर फूड है, स्टोर फूड, संचित भोजन या रिजर्व फूड, जो रिजर्व फूड है, संग्रहित भोजन जो है आपका, तो रिजर्व फूड, स्टोर फूड, वो क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च होता है। ये संग्रहित भोजन, जो संग्रहित भोजन है वो आपका क्या है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। और ये स्टार्च की फॉर्म में कहां होता है, ये रूट्स ऑफ प्लांट, ये प्लांट की जड़ों में ये स्टोर होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, पादप की जड़ों में, पादप की जड़ों में स्टोर होता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। बहुत अच्छी खासी क्लास ली थी। और रूट में भी कहा आपका ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर क्या, एमाइलोप्लास्ट के अंदर ये आपका स्टार्च स्टोर होता है। लेकिन यहां पर हम स्टोर फूड की बात करेंगे। यहां पर जो स्टोर फूड होता है ये किस फॉर्म में होता है, ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये फूड स्टोर होता है हमारी बॉडी में। और ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में कहां स्टोर होता है, ये स्टोर होता है लिवर में। लिवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लिवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। ये यकृत के अंदर स्टोर होता है। तो एक डिफरेंस आपको ये समझ में आया कि साहब यहाँ पे जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। कहां होता है, रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट पादप की जड़ों में होता है, पौधों की जड़ों में होता है। यहाँ का जो स्टोर्ड फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ये भी क्या है, ये भी ग्लूकोज है। जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो स्टार्च बनता है। और यहाँ पे भी एक ग्लूकोज है। ग्लूकोज किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट होकर के लिवर के अंदर जाकर के ये स्टोर हो जाता है इमरजेंसी कंडीशन के लिए। तो ये वाली बात आपको समझ में आई। तो और डिफरेंसेस देखिए, और क्या डिफरेंसेस है इसमें। और क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारे डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया, एक एक मैंने आपको बताया है। आगे देखिए, ये प्लांट के जो सेल है, सबसे पहले बताना चाहिए था, खैर कोई नहीं। इस प्लांट सेल का जो साइज है वो लार्ज होता है। साइज कैसा होता है इसका, बड़ा होता है। किसका, जो प्लांट सेल है, जो पादप कोश का है, उसका साइज बड़ा होता है। और ये जो एनिमल सेल है इसका साइज स्मॉल होता है, छोटा होता है। ये सेल्स छोटी होती हैं, ये सेल बड़ी होती है। देखा आपने, बहुत बड़े बड़े आपके प्लांट होते हैं, काफी बड़े बड़े प्लांट होते हैं, तो साइज आपका मतलब बहुत बड़े बड़े इसके प्लांट के साइज होते हैं। वैक्यूल भी काफी बड़ा होता है, इसका स्मॉल होता है। और क्या, इसके अंदर आपका एक चीज पॉइंट डाल के लिखिए, इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। या एक शब्द में बोले, अगला डिफरेंस लिख लीजिए साहब,
प्लास्टिड आपकी इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड यानी कि लवक, लवक क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट इज द पार्ट ऑफ प्लास्टिड, तो ये दोनों चीज यहां पर आपकी ये एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है साहब, ये एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन दोनों चीजें ये एब्सेंट होती हैं। एक डिफरेंस और देखिए क्या है, लाइसोसोम आर रेयर। लाइसोसोम आर रेयर, यानी कि बहुत कम प्लांट है जिसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, बहुत रेयर प्लांट में पाया जाता है ये, ठीक है ना। लेकिन यहां पर लाइसोसोम ऑलवेज प्रेजेंट, लाइसोसोम्स ऑलवेज प्रेजेंट, यहां लाइसोसोम हमेशा उपस्थित होते हैं, लेकिन यहां पर लाइसोसोम बहुत ही रेयर है, कुछ प्लांटों में पाए जाते हैं, कुछ प्लांटों में नहीं पाए जाते। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे जो लाइसोसोम जो काम करता है, लाइसोसोम को कौन काम करता है? स्फेरोसोम मैंने आपको बताया था, माइक्रोबॉडीज का डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा था। तो स्फेरोसोम जो है वो आपका लाइसोसोम की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। एक डिफरेंसेस और देख लीजिए, एक डिफरेंसेस और देख लीजिए। एक डिफरेंसेस क्या है कि इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट नहीं होती, सीलिया एब्सेंट होती है, और यहां सीलिया प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है। क्या सीलिया क्या है? यही वो सीलिया है जिसकी वजह से आपका जो ह्यूमन बॉडी है, कोई भी मसल्स आगे तरफ मूव कर सकती है, हम चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सीलिया यानी कि सेल को फंक्शन, सेल को मूवमेंट कराने का काम कौन करता है? सीलिया करती है। लेकिन प्लांट एकदम स्टेबल होते हैं, एक जगह खड़ा रहते हैं, एक जगह कहीं भी ना इधर उधर हिलते हैं ना डुलते हैं, बस स्टेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्स मूवमेंट नहीं करती है, क्योंकि इसके अंदर सीलिया आपका एब्सेंट है। लेकिन ह्यूमन बॉडी को आप देखते हो किधर भी मूव करा रहे हैं, सर मूव हो रहा है, हाथ मूव हो रहे हैं, सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सेल को मूवमेंट कराने का जो फंक्शन है वो आपका सीलिया है, और सीलिया हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। और यही कारण है कि हमारी पूरी बॉडी किसी भी तरीके से मूवमेंट करने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि हर सेल मूवमेंट कर रही है। लेकिन प्लांट आपको मूवमेंट नहीं करता बिकॉज ऑफ सीलिया इज एब्सेंट, यहाँ सीलिया आपकी एब्सेंट है। तो एक डिफरेंस आपका ये हुआ। और अगला डिफरेंस देख लीजिए, अगला डिफरेंस और आपका क्या होगा? लगभग सारे मैंने आपको डिफरेंसेस आपको करा दिए हैं, कुछ डिफरेंसेस और हैं वो भी आप देख लीजिए। क्या? यहां पर गोल्गी बॉडी को एक नाम से जाना जाता था, मैंने आपको बताया था कि गोल्गी बॉडी को यहां पर डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। ये देखिए अगला जो भी पॉइंट है डिफरेंस, जो भी डिफरेंस है देख लीजिएगा। यहां पर जो गोल्गी बॉडी है, जो गोल्गी बॉडीज है वो किस नाम से जानी जाती है? यहां पर डिक्टियोसोम के नाम से जानी जाती है, डिक्टियोसोम के नाम से जानी जाती है, डिक्टियोसोम। और यहां पर गोल्गी बॉडी को भी दूसरे नाम से जाना जाता है, गोल्गी बॉडीज को दूसरे के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका लिपोकॉन्ड्रिया। किस नाम से जाना जाता है? लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। और क्या डिफरेंसेस है? एक डिफरेंस और देखिए, क्या? स्फेरोसोम, स्फेरोसोम एंड ग्लाइक्सोसोम, ये दोनों प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। माइक्रोबॉडीज का डिफरेंस जब मैं आपको बता रहा था, तो माइक्रोबॉडीज के बारे में बता रहा था कि माइक्रोबॉडीज आर ऑफ 3 टाइप्स, स्फेरोसोम, पैरोक्सीसोम और आपका गैलेक्सोसोम। तो आपका पैरोक्सीसोम जो था वो प्लांट और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होती थी, लेकिन यहाँ पर स्फेरोसोम, ग्लाइकोसोम दोनों ही एब्सेंट है, दोनों ही आपकी एब्सेंट है। और आपका क्या डिफरेंसेस है? और एक डिफरेंस और है, वो है कि यहां पर प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एब्सेंट रहते हैं, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल ये दोनों ही एब्सेंट है। इन दोनों प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, लेकिन यहां पर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं।
यहाँ पर ये आपके प्रेजेंट होते हैं। और सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो है वो आपका कहाँ पे काम करता है, ये काम करता है एट द पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय ये आपका फंक्शन में रहता है। तो इस तरीके से आपके प्लांट सेल के जो डिफरेंसेस थे वो आपके कंप्लीट होते हैं। और अब आगे जो आपका अगला टॉपिक जो चलने वाला है वो है आपका सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में थोड़ी सी ब्रीफ हम लोग लेंगे। सेल डिवीजन ये आपका साइटोलॉजी का सबसे लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद आपका एक चैप्टर, आपका जो चैप्टर है साइटोलॉजी, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको सेल डिवीजन और बताना है, सेल डिवीजन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या इसमें फंक्शन होते हैं, किन कौन सी स्टेजेस पे जाकर के ये काम होता है। बात समझ आ रही है? तो ये चीज आपको बतानी है। देखिए हेडिंग डाल लीजिए, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, ये आपको जानना है। तो ये कोशिका विभाजन आखिरकार है क्या? देखिए एक चीज जान लीजिए कि जब तक सेल खुद को डिवाइड नहीं करेगी दो पार्ट में, तो ये आपकी पूरी बॉडी आपको नहीं दिखाई देगी। सेल डिवीजन का पर्पस क्या है कि किसी भी बॉडी का क्या करना, किसी भी बॉडी का ग्रोथ करना और डेवलपमेंट करना। तो जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा तब तक आपकी कोई भी ह्यूमन बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी, कोई भी आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जो सेल है, कोशिका है, तो जो ग्रुप ऑफ सेल है, बहुत सारी सेल्स, कोशिकाओं का समूह मिलकर के क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है? ऊतक बनाता है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं यानी कि अंग का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन यानी कि अंगों का समूह क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनता है, अंगीय तंत्र बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बनाते हैं एक लिविंग बॉडी, एक लिविंग बॉडी, लाइक अ ह्यूमन बॉडी। तो भैया जब तक आपका सेल का डिवीजन नहीं होगा तो ग्रुप तैयार नहीं होगा, ग्रुप तैयार नहीं होगा तो टिश्यू तैयार नहीं होगा, और इस तरीके से प्रोसेस होते होते ह्यूमन बॉडी बनकर तैयार नहीं होगी। तो सेल डिवीजन जब तक बॉडी के अंदर नहीं होगा तब तक हमारी जो बॉडी आप देख रहे हो, जो आपकी कई हजार अरब सेल से मिलकर के बन रही है, लगभग 5,000 अरब सेलों से मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी बन रही है। तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक कोशिका का विभाजन ना हो। जब तक सेल डिवीजन नहीं करेगी, जब तक खुद को सेल डिवाइड नहीं करेगी, तब तक आपका ये पूरी लिविंग बॉडी, ह्यूमन बॉडी बनकर तैयार नहीं होगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा तब तक ये कार्य नहीं करेगी। ठीक है? और एक सेल जिस प्रोसेस से खुद को डिवाइड करती है, कोशिका विभाजन क्या है? कोशिका विभाजन क्या है? एक सेल जिस प्रोसेस से खुद को डिवाइड करती है वो प्रोसेस क्या कहलाती है? सेल डिवीजन कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल डिवीजन कहलाती है। सेल डिवीजन में क्या होता है? एक सेल है, ये आपकी ओल्ड सेल है, ओल्ड सेल, और इसी ओल्ड सेल को बोला जाता है पेरेंट सेल, भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरेंट सेल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे पुरानी कोशिका, पुरानी कोशिका बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? मातृत्व वाला, मातृ या पितृ कोशिका, कोशिका बोलेंगे। और यही ओल्ड सेल खुद को डिवाइड करेगी दो सेल में। तो ये जो सेल है दोनों, ये दोनों नई सेल कैसी हैं? ये न्यू सेल है, ये आपकी नई कोशिका है। और इस नई कोशिका को एक नाम से और जाना जाता है, इसको बोला जाता है ड्यूटर सेल। ड्यूटर सेल यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं पुत्री कोशिका। पुत्री कोशिका ऐसे बोला जाता है।
बात समझ में आ रही है? तो पुरानी सेल, ओल्ड सेल, जिसको हम पेरेंट सेल के नाम से भी जानते हैं, जब पुरानी सेल खुद को डिवाइड करती है दो अलग अलग सेल्स में, तो जो नई सेल बनती है उस नई सेल को बोला जाता है डॉटर सेल या पुत्री कोशिका। और पुत्री कोशिका जिस प्रोसेस से बन रही है वही आपका प्रोसेस कहलाती है, आपका क्या, कोशिका विभाजन कहलाता है, सेल डिवीजन कहलाता है। तो इसको अगर हिंदी इंग्लिश में एक डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसमें एक इंग्लिश की एक डेफिनेशन आती है कि सेल डिवीजन is a biological process in which cell is divided into two cell। बात समझ आ रही है? तो ये क्या है कि कोशिका विभाजन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक सेल दो सेल में विभाजित होती है। इसका हिंदी क्या है? कोशिका विभाजन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका दो नई सेल में विभाजित होती है या दो सेल में विभाजित होती है। रुडोल्फ वर्च्यू, जब मैं सेल थ्योरी आपको पढ़ा रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था रुडोल्फ वर्च्यू साहब ने कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि पुरानी सेल से ही नई सेल का निर्माण होता है, तो वही आपका ये सेल डिवीजन है, यही आपका सेल डिवीजन है। और जिस प्रोसेस से आपका ये कैसी प्रोसेस है? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये ध्यान रखिएगा, ये जैविक प्रक्रिया है। तो इसमें सेल डिवीजन कैसे होता है, और जब सेल डिवीजन होता है लिविंग बॉडी में, वो क्यों होता है, क्यों जरूरी है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए। और जब ह्यूमन बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट जब आप करते हैं तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कि आपका जब सेल डिवाइड होगी तो सेल डिवाइड होने का मेन पर्पज है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का, और वो है डिवाइडेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। बस मेन काम आपका यही है, यानी कि जब क्रोमोसोम्स का भी डिवाइडेशन आपको करना है। जब सेल डिवाइड होती है तो सेल के अंदर उपस्थित जितने भी पेयर हैं वो पेयर भी डिवाइड होते हैं, उन गुणसूत्रों का भी डिवाइडेशन किया जाता है। और कोशिका विभाजन का जो प्रकार है वो कोशिका विभाजन सेल डिवीजन जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, पुरानी सेल दो नई सेल में बन रही है, दो नई सेल बना रही है जिसको न्यू सेल या डॉटर से बोला जाता है। इस ओल्ड सेल को पेरेंट सेल, मातृ कोशिका या पितृ कोशिका ऐसे बोला जाता है। सेल डिवीजन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सेल डिवीजन क्यों होता है? क्योंकि किसी भी ह्यूमन बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए। और जब सेल डिवीजन होगा तो ऐसी स्थिति में क्रोमोसोम्स भी क्या होंगे? डिवाइड होंगे। क्या होंगे? डिवाइड होंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपके जो कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर जो आपके क्रोमोसोम्स हैं उन्हीं का हमें डिवाइडेशन कराना है। और ये जो आपके होते हैं सेल डिवीजन जो होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। और 3 प्रकार की चर्चा हम लोग आपसे कल करेंगे कि ये जो प्रकार है, ये टाइप्स है, वो आपका कितने प्रकार का है। ठीक है, तो चलिए डिवीजन देख लेते हैं, कौन कौन सा डिवीजन है इसमें वो जान लेते हैं। इसके टाइप्स बस आप लिख लीजिए कि इसके जो टाइप्स हैं वो टाइप्स कौन कौन से हैं। वो आपके 3 प्रकार के टाइप्स हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है आपके, सबसे पहला है अमाइटोसिस। एक है आपका माइटोसिस, और एक है आपका मियोसिस। अमाइटोसिस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं असूत्री सेल डिवीजन। इसको बोलते हैं समसूत्री। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अर्धसूत्री। यानी कि अमाइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन। इसके बारे में हम जो चर्चा करेंगे वो आपके कल चर्चा करेंगे। और आप डेली का मैटर डेली तैयार करते रहिए। लास्ट टॉपिक आपका साइटोलॉजी का बचा है, तो साइटोलॉजी में आपका जो बताने वाला हूं मैं, ये सेल डिवीजन आपका बचा है। ठीक है ना? तो प्लीज, हम लोगों का कंटेंट आपको बेहतर लग रहा है तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिए।
आप वीडियोस डेली का डेली देखते रहिए, कंटेंट डेली का डेली लगाते रहिए। चैप्टर कंप्लीट आपका होने वाला है, फिर इसमें आप क्वेश्चन जरूर लगाते रहिए कि कंटेंट में से कितना क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो चलिए प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को इसके बारे में सजेशन भी दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।